करें स्टार्ट। ठीक, तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक एड्स के बारे में। ठीक है, कल भी हमने एड्स के बारे में कुछ बातें समझ ली, जैसे एड्स का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम, ठीक है, फिर इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, जैसे एक बार फिर मैं याद दिला दूं, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। क्लियर है? इतिहास के बारे में अगर इसकी बात करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले 1981 में पता चला और 1983 में डॉक्टर ल्यूक मोंटेजीनर ने इस रोग के वायरस की खोज की। ठीक है, 1983 में डॉक्टर ल्यूक ने इस दशा या इस रोग के वायरस के बारे में बता दिया था, HIV के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर WHO ने एक आंकड़ा दिया कि भाई आज पूरे, ठीक है, विश्व में अगर हम 150 देशों में इस रोग की बात करें तो लगभग 200 करोड़, 2 करोड़ से, यानी कि 200 लाख या 2 करोड़ से भी अधिक इस रोग के पीड़ित हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हम देख रहे हैं HIV वायरस की स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है भाई, देखते हैं स्ट्रक्चर में संरचना कैसी होगी। हमें कुछ बातें तो ये पता ही है कि जितने भी वायरस हैं, ठीक है, उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें 2 चीज दिखाई देती हैं मेन। तो एक तो प्रोटीन का खोल और एक उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में RNA या DNA कोई भी एक होगा, ठीक है, और जो खोल होगा उसके ऊपर एक एनवलप या आवरण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात? लेकिन हम HIV की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है देखते हैं। देखो, HIV एक गोलाकार, समझ रहे हैं, गोलाकार आवरण युक्त वायरस है। तो हमें पहली बात समझ में आ गई है, इसमें प्रोटीन के खोल के ऊपर, ठीक है, जो कैप्सिड जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन का, कल ध्यान रखेंगे, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन का एनवलप या आवरण भी पाया जाएगा। आगे हम देख रहे हैं, इसका व्यास 90 से 120 nm होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, जैसे अगर मैं ये बात कहूं, यहां एक डायग्राम के रूप में अगर इसे हम देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, हमने ये एक कैप्सिड बनाया है, कैप्सिड। क्लियर है? इसके ऊपर हमने मैं एक रफ डायग्राम समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, केवल ये रफ डायग्राम है, ठीक है, समझाने के लिए। रियल स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है भाई, ये क्या है, ये एनवलप है, ठीक है, वायरल एनवलप। ठीक है, ठीक है, ये वायरल एनवलप है। अंदर हम जानते हैं तीसरी चीज क्या होती है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड। अब हमें ध्यान रखना है, जो HIV वायरस है, उस HIV वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो RNA पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, RNA। अब जरा एक शब्द सुनेंगे, एक शब्द है रेट्रोवायरस, RETROVIRUS, रेट्रोवायरस। ठीक है, इसने लिखा है
रेट्रोवायरस शब्द, तो ध्यान रखेंगे रेट्रोवायरस शब्द किसे कह रहे हैं? ऐसा वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब तुमसे पूछा जा सकता है कि रेट्रोवायरस किसे कहते हैं? भाई रेट्रोवायरस क्या है? क्या है रेट्रोवायरस? मैंने लिख दिया है, बात खत्म हो गई। क्या है? ऐसा वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो, उसे हम रेट्रोवायरस कह सकते हैं। तो HIV भी, जो HIV है ये HIV एक रेट्रोवायरस है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो आरएनए है वो SS आरएनए है। अब तुम SS का मतलब तुम बताओ। ठीक है, SS मींस क्या है? SS आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं इसका न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, हमने देख लिया है। उसके अलावा उसके ऊपर एक एनवलप भी देख लिया है, आगे देख रहे हैं। इसके साथ, ठीक है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, देखो रियल में जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, मैंने एक स्ट्रैंड दिखा रखा है, ये दो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगा इस प्रकार से। ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन दो अलग छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। ये बात हमें ध्यान रखना है, दो अलग छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। और इस जेनेटिक मटेरियल के साथ यहां एक एंजाइम होगा जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं एंजाइम है ये एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? REVERS, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, कैप्सिड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो छोटे छोटे टुकड़े होंगे। उसके अलावा, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली हैं। अब इसमें क्या लिखा है? कैप्सिड के बाहर का आवरण, कैप्सिड के बाहर का आवरण, कैप्सिड के बाहर का आवरण कोशिका कला के समान दो लेयर वाली लिपिड का बना होता है, फैट का बना होता है। तो मैंने बताया था एनवलप हमेशा लिपोप्रोटीन है। ठीक है, ये लिपिड से, वसा से बना हुआ होता है और इसकी बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने, ठीक है, व्रंत युक्त या उन्हें हम खूंटी लाइक, स्पाइक लाइक घुंडियां भी कह सकते हैं। ये जो एनवलप है इस पर इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ रही है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगे। क्लियर है? ये जो एनवलप है, हमने ये वाली जो लेयर है जिसे मैंने एनवलप लिखा है वो लिपिड और ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये जो व्रंतक पाए जा रहे हैं या ये जो खूंटियां पाई जा रही हैं, ऐसा हमने देखा है एक वायरस की स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ये सब चीजें हमने देखने के लिए, ठीक है, यहां मिल रही है। आगे हम बात करेंगे देखते हैं, इसे मैं साफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो,
HIV की टारगेट सेल, HIV की टारगेट सेल। अब टारगेट सेल का मतलब क्या है? देखो हमने ये सारी चीजें तो देख ली हैं, एक बार हम एड्स को ऐसे ही मैं सामान्य शब्दों में एक्सप्लेन करता हूं, उस बात को समझेंगे, फिर ये T4 लिम्फोसाइट तुम्हें समझ में आएंगे। देखते हैं, देखो एड्स क्या है, ये कैसा रोग है। एक बात समझेंगे कि प्रत्येक जीव के अंदर, ठीक है, प्रत्येक जीव के अंदर रोगों से लड़ने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है, प्राकृतिक क्षमता होती है। कहने का मतलब क्या है, तुमने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अगर जुकाम भी होता है तो वो दवाइयां खाते हैं, सही हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें जुकाम होता है और वो दवाई नहीं खाते हैं और वो भी सही हो जाते हैं। दोनों बात अगर हम एक साथ देखते हैं, देखो दोनों का रिजल्ट क्या है, सही हो रहे हैं। जो दवाई खाता है वो भी, और जो दवाई नहीं खाता है वह भी, दोनों सही हो रहे हैं। जिसने दवाई खाई उसे तो मुझे समझ में आया कि उसने दवाई खाई है वो सही हो रहा है, लेकिन जिसने दवाई नहीं खाई है वो कैसे सही हो रहा है? तो जब मैं इस बात को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि प्रत्येक जीव के अंदर रोगों से लड़ने की, ठीक है, एक प्राकृतिक क्षमता भी होती है, स्वाभाविक क्षमता भी होती है। अगर हम दवाई नहीं भी खाएंगे तो बहुत सारे रोगों को हमारा बॉडी, जो हमारा शरीर है, वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव के अंदर क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ताकत होती है। और ध्यान रखेंगे उस क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा, अर्थात रोगों से रक्षा। अब जो भी कोशिकाएं मिलकर इस कार्य को करती हैं, अर्थात रोगों से हमारे शरीर को बचाती हैं, ठीक है, जो भी अंग कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, तो वो सारी कोशिकाएं अंग मिलाकर हम बना लेते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनो सिस्टम। ठीक है, ये तो इम्यूनो सिस्टम क्या है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विशेष प्रकार की सेल, विशेष प्रकार के अंग ये पाए जाते हैं, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। ठीक भाई, अब प्रतिरक्षा तंत्र में जो मेन सेल हैं वो WBC है, ये समझेंगे। क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमें रोगों से लड़ने से या रोगों के प्रति शक्ति प्रदान कराती हैं या ये रोगों से बचाती हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी। ठीक है, शरीर के सैनिक। सैनिक क्या काम करते हैं भाई, रक्षा ही तो करते हैं किस चीज की। अब ऐसे ही मैंने WBC को लिख दिया है, शरीर के सैनिक, तो ये सैनिक हैं, अर्थात रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे। तो मेन सेल है WBC। WBC भी कई प्रकार के हैं, उन्हीं में एक प्रकार है WBC का T4 लिम्फोसाइट। ठीक है, T4 लिम्फोसाइट्स, ये एक क्या है, WBC है। अब एक बात ये समझो कि अगर मेरे शरीर में WBC हैं, T4 लिम्फोसाइट हैं, मेरा प्रतिरक्षा तंत्र है, तो अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी सही हो जाती है। समझ में आ रही है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र उस रोग से मुझे बचा लेगा। अब होता क्या है, ये जो चीज है HIV
सेल को ही मार देता है, WBC को ही मार देता है। और WBC में भी कौन सी WBC को? T4 लिम्फोसाइट्स को, जो रोगों से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। मेन रोल T4 लिम्फोसाइट का है। अब एक बात बताओ, मेरे अंदर रोगों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई है, जो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बना रही थी कोशिकाएं, अगर वही कोशिकाएं मर गई हैं, तो उस कंडीशन में अगर मुझे कोई भी बीमारी होगी, मेरे अंदर कोई भी पैथोजन जाएगा, तो वो पैथोजन निष्क्रिय नहीं होगा, नहीं मरेगा, और हम क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो, अगर ये A व्यक्ति है और ये B व्यक्ति है, इन्हें क्या है? मेडिसिन ली है, दवाई खाई है, इसने दवाई नहीं खाई है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? इसने दवाई खा ली है और इसने नहीं खाई है। ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। दवाई भी प्रतिरक्षा तंत्र को ही मजबूत करती है, ऐसा समझ लेंगे। दवाई भी क्या कराती है? इम्यूनिटी सिस्टम को ही मजबूत कराती है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम निष्क्रिय हो चुका है, मर चुका है, कितनी भी दवाई खा लो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो एड्स, जो ये एड्स है, वो शरीर की वही दशा है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है? अब किसी व्यक्ति का अगर प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय है, तो बताओ उसे अगर कोई भी बीमारी होगी, क्या वो बीमारी से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा, ठीक है? तो जो HIV है वो ऐसा वायरस है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ही डैमेज करता है, और उसके बाद जो स्थिति, जो दशा पैदा होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? एड्स, मेन बात तो यह है, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? बुक इसे रोग लिखती है, लेकिन ये रोग भी नहीं है, ये दशा है, कंडीशन है शरीर की, जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो चुका है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है या खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उसे हम सूक्ष्म जीवों से बचा लें, ठीक है? उसके अंदर कोई भी रोग फैलाने वाली चीज ना जाए, तो वह सामान्य जीवन यापन कर सकता है, वो बिल्कुल सामान्य जीवन यापन कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों से बचाना ये बहुत बड़ा काम है, और ऐसा होना असंभव है, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो एड्स अपने आप में बीमारी नहीं है। हाँ, अगर एड्स वाली दशा में कोई बीमारी हो जाती है, मान लो जुकाम हो जाता है, तो जुकाम भी सही नहीं होगा, खांसी हो जाती है, सही नहीं होगी, बुखार आ जाता है, सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो चुका है इस अवस्था में? निष्क्रिय हो चुका है। यह है एड्स। कराता कौन है? HIV। HIV के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV की टारगेट सेल बताइए। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य कोशिकाएं, ठीक है? कि HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, वो प्रतिरक्षा तंत्र की कौन सी सेल को जाकर मारता है, किसे नष्ट करता है? तो हमें समझ में आ रहा है नष्ट कौन सी सेल होती है? T4 लिम्फोसाइट। ये बात यहां तक सबको समझ में आया है? चलो, अब आगे हम देखेंगे इसके